कि हम हमारी जो संसद का जो पार्ट चल रहा था जिसमें हम राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति कर रहे हैं, उसमें से हमने जो राज्यसभा फर्स्ट सेगमेंट उठा लिया है। राज्यसभा के कुछ फैक्ट्स हमने कल जान लिए थे और आज हम उसके नेक्स्ट फैक्ट्स को जानेंगे। राज्यसभा में सदन का नेता, नॉट सभापति। सभापति के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। आज हम करेंगे सदन के नेता। सदन का नेता कौन होता है? पीएम स्वयं हो सकता है या फिर पीएम द्वारा मनोनीत कोई सदस्य हो सकता है। इस जो नेता होता है सदन का, इसके कार्य होते हैं दो, यानी कि एक पहला तो होता है सभापति को परामर्श देना, दूसरा समन्वय बनाए रखना कार्य में। राज्यसभा में विपक्ष के नेता की क्या भूमिका होती है? देखिए, फैक्ट आपको जानना ज़रूरी है। 1969 से पहले कोई प्रावधान नहीं था कि विपक्ष का नेता होगा, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं था। औपचारिक मान्यता इस तथ्य को नहीं थी कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी बैठेगा। लेकिन 1969 के बाद सबसे बड़ी विपक्षी दल को मान्यता प्राप्त हुई कि विपक्ष का नेता भी एक बनेगा, कि विपक्ष के नेता का एक पद होगा। 1979 में संसद में अधिनियम बनाकर इसे औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। अब आते हैं विपक्ष नेता बनने की जो 3 विशेषता है। उसमें फर्स्ट है कि राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता होना चाहिए, राज्यसभा के सभापति द्वारा ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब राज्यसभा का निर्वाचन मंडल देख लेते हैं। चुनाव राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उल्लेख इसका अनुच्छेद 80(4) में किया गया है। इसका गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। यह एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, जबकि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में इसमें सेवानिवृत्त हो जाते हैं और कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। इसमें द्विवार्षिक चुनावों की पद्धति पाई जाती है। उपचुनाव की स्थिति कैसे बनती है? अगर सदस्य त्याग पत्र दे दे, दल बदल की स्थिति हो या अयोग्य जो सदस्य अयोग्य घोषित हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो उपचुनाव की स्थिति राज्यसभा में बन सकती है। देखो, राज्यसभा और लोकसभा की तुलना करते हैं तो तुलना में पहले समानता देखेंगे, फिर राज्यसभा की कुछ एक्स्ट्रा जो शक्तियाँ हैं वो देखेंगे और कुछ आर्टिकल में जो इनके उल्लेख किए हुए शक्ति हो उनको देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा। अब राज्यसभा और लोकसभा में समानता देखो। साधारण विधेयक और संविधान संशोधित विधेयक जब भी संविधान में बनाए जाते हैं तो दोनों की शक्तियाँ, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की बराबर शक्तियाँ हैं, दोनों में ये बिल पास होने ज़रूरी हैं। मंत्रियों की नियुक्ति के मामले में भी लोकसभा और राज्यसभा में समान शक्तियां हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसमें लोकसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं निर्वाचन में और राज्यसभा के भी सदस्य शामिल होते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया हुई, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन प्राप्त करना हो, स्वीकृति, यानी कि राज्यों की सांविधिक तंत्र की विफलता पाई जाती है या फिर राज्यों में आपातकाल की घोषणा करनी हो या वित्तीय आपात की घोषणा करनी हो, इन सभी सिचुएशंस में लोकसभा और राज्यसभा की सहमति अनिवार्य रूप से ली जाती है। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा की विशेष शक्तियों में आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 यानी कि 312, 352, 356, 360 और अनुच्छेद 67। क्या क्या लिखा हुआ है इनमें? 249 में राज्य सूची में दर्ज किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ओनली राज्यसभा के पास। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का जब गठन किया जाता है उसमें भी राज्यसभा से अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है। 352 में लोकसभा के भंग होने पर राष्ट्रीय आपात की जब स्थिति बनती है तो राज्यसभा की सहमति भी अनिवार्य रूप से ली जाती है। 356 में राज्य आपातकाल की घोषणा करने के लिए राज्यसभा में उस जो आपात की जो स्थिति बन रही है उसके लिए फाइल कहाँ पास होनी जरूरी है? राज्यसभा में। 360 में वित्तीय आपात का अनुमोदन प्राप्त करना, राज्यसभा में अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है और राज्यसभा इसमें स्वीकृति अनिवार्य रूप से देती है। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के संकल्प से निष्कासित किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा का सदन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ओके, अब आर्टिकल 249 को हम मुख्य रूप से देख लेते हैं। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की इसके अंतर्गत शक्ति प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय हित में इसमें कानून बनाए जाते हैं। राज्यसभा इसमें संकल्प लेती है। 2/3 सदस्य विशेष बहुमत से समर्थित होना चाहिए अनुमोदन। संसद कानून बना सकती है भारत व किसी भी भाग के लिए और जो कानून बनेगा वो 1 वर्ष के लिए ही होगा। अब इस संकल्प को एक्सटेंड कर करके 1 साल से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। कानून 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा, यानी कि जो
ये आर्टिकल 249 है, वो विशेषकर राज्यसभा के लिए बनाया, राज्यसभा को संबोधित है। इसमें उसको कानून बनाने की, राज्यसभा को कानून बनाने की शक्ति है। पर हमें ध्यान ये रखना होगा कि जब भी वो ऐसा कानून बनाएगी तो जो विशेष बहुमत इसमें प्राप्त होना ज़रूरी है, और संकल्प 1 वर्ष का ही रहता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में एक्सटेंड की जा सकती है अवधि, और जो कानून बनेगा वह 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा। देखिए आर्टिकल 312, इसमें है आपकी जो लोक सेवाएं, जो परीक्षाएं होती है, संघ राज्यों की अखिल भारतीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, उसमें भी राज्यसभा 2/3 बहुमत से गठित इसको कर सकती है। अगर विशेष परिस्थितियों में कभी आवश्यकता पड़ जाती है तो राज्यसभा के 2/3 बहुमत से इसे गठित किया जा सकता है कभी भी। अनुच्छेद 249 और 312 राज्यसभा के संघीय लक्षण को प्रदर्शित करता है, लेकिन राज्यसभा के गैर संघीय लक्षण भी है, जैसे जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन, राज्यसभा सदस्य राज्य का मतदाता न होना तो भी चलेगा। और अनुच्छेद 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प से हटाना, लोकसभा इसका सहमत होना भी इसमें आवश्यक है, और इस संकल्प के लिए 14 दिन पूर्व राज्यसभा में रखा जाना अनिवार्य है इस संकल्प को। फिर आती है लोकसभा से को अधिक शक्तियाँ, यानी कि राज्यसभा से ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास है, लोकसभा के पास। उसका एक कारण ये भी है कि इस यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सीधे बैठते हैं, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इन सीटों का जो सीटों पर जो व्यक्ति बैठते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर यहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे इसमें वित्तीय मामलों पर अगर ज़्यादा शक्ति इसको प्राप्त है लोकसभा को। आर्टिकल 75 थर्ड में लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी, लोकसभा के प्रति। धन विधेयक ओनली लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा केवल इस पर सुझाव देने का अधिकार रखती है। अनुदान की मांग केवल लोकसभा करती है। कटौती प्रस्ताव भी ओनली लोकसभा से ही प्राप्त यह अधिकार है। बजट विशेष में यह है कि राज्यसभा में प्रति रखी जाती है ओनली, जबकि बजट पेश कहाँ किया जाता है, लोकसभा में। ओनली कॉपी रखी जाती है राज्यसभा में। तो धन निकासी पर दोनों की सहमति होना आवश्यक है। अब धन विधेयक में तो राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सीमित होती है, लेकिन वित्त विधेयक में राज्यसभा की भूमिका एलएस के समान ही होती है। यानी कि जहाँ धन वित्त की बात आ जाए तो लोकसभा ही अग्रणी रहेगी, लेकिन अगर धन की बात आए तो ओनली लोकसभा, लेकिन वित्त की बात आए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति आवश्यक है। राज्यसभा विभाग संबंधी समितियां मंत्रालय या विभागों की अनुदान मांगों की जांच करती है, यानी कि जांच का अधिकार तो रखती है राज्यसभा। तो हमने यहाँ पर राज्यसभा तो कंप्लीट कर लिए हैं, उससे बनने वाले फैक्ट्स हमने देख लिए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा सेगमेंट लोकसभा, संसद की कड़ी में राज्यसभा कंप्लीट। अब लोकसभा देखते हैं। लोकसभा की शुरुआत 17 अप्रैल 1952 को ही, इसका प्रथम सत्र 13 मई 1952 को हुआ। संरचना अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में इसके बारे में प्रावधान है। संविधान संशोधन 104 2019 के तहत अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई है लोकसभा सीटों की, 550, यानी कि 2 एंग्लो इंडियन जो पोस्ट थी उनको अब हटा दिया गया है, क्योंकि आज़ादी के 70 वर्ष बाद इन पोस्टों को हटाया जाना अनिवार्य था। अनुच्छेद 81 530 सदस्य राज्यों से लिए जाते हैं और 20 सदस्य यूटी से लिए जाते हैं। 17वीं लोकसभा में सामान्य वर्ग की सीटें 423 है, एससी की 79 और एसटी की 41 है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एसटी एससी का आरक्षण दिया हुआ है। गठन के रूप में हम प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा सीटों का भराव किया जाता है। अनुच्छेद 81 में प्रादेशिक चुनाव का प्रावधान है, और चुनाव के जो यूटी के चुनाव होते हैं वो संसद अपने हिसाब से करवाती है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की प्रणाली का उल्लेख किया गया है। मतदान के अधिकार में 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। वयस्क मताधिकार जो 18 वर्ष आयु कौन से संशोधन के द्वारा की गई थी, 61 1989। अब लोकसभा सदस्य को किस आधार पर हटाया जा सकता है, अनिवास, चित्र विकृति, अपराध, भ्रष्टाचरण, अवैध आचरण, इसके आधार पर उसके पद को खारिज किया जा सकता है। अब वोटिंग में वोटिंग 4 प्रकार की होती है। एक तो प्रॉक्सी वोटिंग, जिसमें अपने जैसे सेना पे रह रहे जो सैनिक है उनके लिए विशेषता है, उनके लिए दी गई है कि उनकी जगह कोई और वोट दे सकता है। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से जाके वोटिंग बूथ पर वोट करती है। अपना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि जो आपका जो एरिया होता है वहाँ पे निर्वाचन के क्षेत्र का चयन किया जाना, विभाजित किया जाना।
और फोर्थ है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में 18 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। डेलिमिटेशन यानी परिसीमन। परिसीमन से तात्पर्य क्षेत्र सीमाओं का तय करना, चुनाव का जो क्षेत्र है उनकी सीमाओं को तय करना। ये अब तक कितनी बार हो चुका है? 6 बार। 1952, 1962, 1973, 2002, 2021 और 2022 में परिसीमन की व्याख्या हो चुकी है। इसके अंतर्गत सीमाओं से तात्पर्य है कि सीटों की संख्या का निर्धारण, राज्यों का आवंटन, सीटों का भौगोलिक आकार, प्रति सीट जनसंख्या का अनुपात निर्धारित किया जाता है। आर्टिकल 81 में राज्य क्षेत्र के परिसीमन का उल्लेख है। आर्टिकल 82 में लोकसभा सीट जनगणना पश्चात पुनः समायोजन का प्रावधान किया गया है कि जनगणना के बाद वापस से पुनः समायोजन, ये किस आर्टिकल में? 82 में। आर्टिकल 117 विधानसभा में सीटों का आवंटन और स्थानों का विभाजन का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। फिर है आर्टिकल 330, 331, 332 लोकसभा में SC/ST सीट आरक्षण का प्रावधान है। 331 में एंग्लो इंडियन का प्रावधान है और 332 में विधानसभा में SC/ST का आरक्षण का प्रावधान है। परिसीमन आयोग, इसका गठन और दर्जा देख लेते हैं। यह एक वैधानिक आयोग है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के आधार पर इसका गठन किया गया था। इसकी शक्तियां क्या क्या है वो भी देखेंगे। इसकी संरचना यानी सदस्य कौन कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और चुनाव आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। इसकी विशेषता यह है कि ये कानूनी शक्ति रखता है परिसीमन आयोग, और न्यायालय में इसको चुनौती भी नहीं दी जा सकती। संसद या विधानमंडल चाहे भी अगर कानून बनाकर इसको हटाना भी चाहे तो भी इसके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। अब 2022 जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें थी, जिसमें से 43 जम्मू की और 47 कश्मीर को अलॉट हुई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट लोकसभा का ही सेगमेंट अभी कंटिन्यू रखेंगे हम, अभी है थोड़ा इसमें, तो कल वाली क्लास में लोकसभा का नेक्स्ट सेगमेंट हम देखेंगे। तब तक के लिए क्लास में बने रहें और अपने रिवीजन को स्पीडली और मजबूत करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।